नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेतलता साहब, प्राध्यापिका हिंदी विभाग, मॉडर्न महिला कॉलेज, खरसोवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिशत सेमेस्टर 3 को 6 में प्रयोगवाद की कवि अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप का व्याख्या लेकर पुनः उपस्थित हूँ। इससे पूर्व मैं इनकी कविता कलगी बाजरे की व्याख्या प्रस्तुत कर चुकी हूँ। आज नदी के द्वीप का व्याख्या हम देखेंगे। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कवि कह रहे हैं, व्यक्ति नदी का द्वीप है। द्वीप नहीं कहता है कि नदी उसे छोड़कर बह जाए, क्योंकि सच्चाई यही है कि नदी ही द्वीप को आकार देती है। उसके कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयां नदी ही गढ़ती है। इस अर्थ में नदी माँ है और द्वीप उनकी संतान। द्वीप द्वीप ही रहेगा, वह धारा नहीं है। नदी के प्रति द्वीप का स्थिर समर्पण है। वह स्रोत स्विनी का सदा से ही द्वीप ही रहा है। द्वीप बहता नहीं है, क्योंकि बहना रेत होना है। जब द्वीप बहेगा तो वह रहेगा ही नहीं, उसके पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेगा, बह जाएगा, किंतु चूर्ण होकर क्या वह कभी धार बन सकता है? कतई नहीं। और फिर रेत बनकर द्वीप जल को गंदा ही तो करेगा और उसे अनुपयोगी ही बनाएगा। ऐसे में द्वीप का द्वीप बने रहना ही ठीक है। सचमुच नदी माँ है और द्वीप उसकी संतान। कवि यह नहीं चाहता है कि द्वीप रेत बनकर रहे ही नहीं, बल्कि वह चाहता है कि जिस माँ ने द्वीप को आकार दिया वह भी रहे और वह द्वीप भी रहे जो उसकी संतान है। रेत होना द्वीप के लिए माँ की ममता से विलग होना है। इन पंक्तियों में नदी और द्वीप क्रमशः माँ और पुत्र के प्रतीक हैं। यहाँ कवि ने दोनों की यथास्थिति में ही दोनों के अस्तित्व के बने होने की बात कही है। दुख को आत्मशुद्धि का साधन मानने वाले अज्ञेय ने यहाँ समर्पण को क्लेश का शमन करने की पूंजी को स्वीकार किया है। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह नहीं, यह अपनी नियति है। हम नदी के द्वीप पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पीतर है। यहाँ कवि कहते हैं, द्वीप होना कोई अभिशाप नहीं है, अपितु वह तो द्वीप को अपनी नियति मानता है। द्वीप नदी का पुत्र है, जो नदी के क्रोड़ में अर्थात पुत्र अपनी माँ की गोद में असीम स्नेह प्राप्त करता है। नदी द्वीप के बृहद भूखंड से मिलाती है, जो भूखंड उस द्वीप का पिता है। इन पंक्तियों में पिता और पुत्र को मिलाने का श्रेय नदी को दिया गया है। साथ ही द्वीप होना उसकी नियति बतलाई गई है। यहाँ बृहद भूखंड पिता का प्रतीक है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों को किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो, प्लवन तो तुम्हारा
घर घराता उठे यह स्रोत स्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर। फिर छनेंगे हम, जगेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात्र उसे फिर संस्कार तुम देना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि नदी सतत प्रवाहमान रहे। भूखंड से जो दाय द्वीप को प्राप्त हुआ वह मिलता रहा। नदी द्वीप को मांझती और संस्कार देती हुई सदा प्रवहमान रहे, ऐसी कवि की कामना है। कवि यही चाहता है कि यदि कभी किसी को पीड़ा से प्रेरित होकर या मंत्रोच्चार से अथवा अत्याचार से प्लावित होते हुए नदी की धारा कर्मनाशा, कीर्तिनाशा और घोर काल प्रवाहिनी बनकर साकार होगी तो दीप को रेत बनना भी स्वीकार्य होगा, क्योंकि नदी की कीर्तिशाला में रहकर दीप भी बहेगा। ऐसी अवस्था में उसका नया व्यक्तित्व खड़ा होगा। द्वीप अपना पैर टेकेगा और नदी तुम उसे संस्कार प्रदान करना। यहाँ कवि की हार्दिक आकांक्षा प्रकट हुई है। इन पंक्तियों में नदी की सक्रियता की कामना के साथ दीप के रेत होकर पुनः माँ की ममता प्राप्त करने की बात कही गई है। यहाँ स्पष्ट है कि जहाँ नदी, भूखंड और दीप क्रमशः माँ, पिता और पुत्र के प्रतीक हों, वहीं नदी की वेगवती धारा और दीप की हरियाली क्रमशः माँ की ममता और निखरा हुआ संस्कार की प्रतीक है।